जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। आज हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो मुगल वंश की स्थापना की गई थी, वो बाबर ने कुल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उसे कितने में जीत मिली। तो बाबर ने भारत में कुल 5 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 4 जो है प्रमुख है और उन्हें सभी लड़ाइयों में जीत हासिल हुई। तो 4 वो लड़ाइयाँ कौन कौन थी और वो किनके साथ और कब लड़ी थी, आज उसी के ऊपर ट्रिक है। ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है पान खो चल घर, पान खो चल घर, ये आज का ट्रिक है। पान से याद रखेंगे पानीपत की प्रथम युद्ध। पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुई और ईस्वी में हम हर ईस्वी में एक साल बढ़ाते जाएंगे, ये ट्रिक है। दूसरा है खो, खो से याद रखना है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और उसके बाद है चल से याद रखना है चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ी गई थी। और चौथा है घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ी गई थी। ठीक, लेकिन अब ये लड़ाइयाँ किनके किनके बीच हुई थी इसको भी हम याद रखेंगे। तो जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी वो इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और जिसमें बाबर विजय हुआ था। दूसरा जो हुआ था खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा से इसकी लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर विजय हुआ था। तीसरा जो चंदेरी का युद्ध, ये मेदनी राय से हुई थी जिसमें बाबर विजय हुआ। चौथा है घाघरा का युद्ध, ये हुआ था अफगान के बीच जिसमें बाबर विजय हुआ था। इसका डेट भी याद रखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुए थे 21 अप्रैल 1526 में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में, क्योंकि ईस्वी भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब हम समझते हैं जो 26 दिसंबर 1530 26 दिसंबर 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी, जिसे आगरा में दफनाया गया। पहले उसको आगरा में दफनाया गया, फिर उसके कब्र को उठा के ले अपनी जो है काबुल में दफनाया गया, जो अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहीं पे उसको दफनाया गया था बाबर को। और देखते हैं जो बाबर की जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की, यानी तुर्की लैंग्वेज में उनकी जो है मातृभाषा थी। और अपनी जो आत्मकथा है उन्होंने तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका नाम था आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में लिखी हुई जो है ये किताब है। और उसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि जो मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी फारसी, लेकिन ये जो है बाबर जो है वो तुर्की से आया था। तुर्की से हम याद रखेंगे आज जो है तुर्की का एक सीरियल बहुत फेमस है आजकल, इर्तुगरल गाजी, उसको जरूर देखिएगा। इर्तुगरल गाजी जो है जिसमें अच्छा लगता है, अच्छा सीरियल है। जो वहाँ के जो तुर्की के जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दगान, उनका कहना है कि मुसलमान अपने उस दौर को याद करें जिस दौर में मुसलमान साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे। इसी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर डाला है इस पर कि इस सीरियल को देखें, और इसी मकसद से उन्होंने ये सीरियल बनाया इर्तुगरल गाजी। पता है जो 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक मुस्लिम जो है साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे, डेवलप थे। और उन्होंने बहुत सारे जो है रिसर्च किए, एल्गोरिथम हो गया और अल ख्वारिज्म, ये सब जो साइंटिस्ट है। और जिन्होंने ये जो है हम लोग सौर मंडल में जो ग्रहों का जो नाम पढ़ते हैं, ये सब मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी कि 14वीं सदी के बाद से एक भी जो है मुस्लिम साइंसदां जो है कामयाब नहीं हुए, या न तो मुसलमान की का रुझान जो है साइंस की तरफ गया। आपको मैं बताता जाऊँ डाटा। जो हमारी दुनिया में जो जो है वो इसका यहूदी की जो जनसंख्या है 0.20, यानी 0.20% जो है यहूदी पूरे वर्ल्ड में है। और वो सिर्फ एक देश में है जिसका नाम है इजराइल। और इजराइल जो है अपने चारों तरफ जो मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और उसके जो पड़ोसी देश यानी उसके चारों तरफ जो है लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया और जॉर्डन और इराक, इन चारों के बीच में जो है यहूदी मुल्क है जिसका नाम है इजराइल, वो घिरा हुआ है। और ये एक यहूदी का देश है और यहूदी जो है काफ़ी डेवलप है। क्यों डेवलप है आज के दौर में? हम जो आइंस्टीन का जो नाम पढ़ते हैं वो भी एक यहूदी था। फेसबुक का जो आविष्कार किया मार्क जुकरबर्ग, वो भी एक यहूदी था। लेकिन मुसलमान जो है उसके बाद क्यों पिछड़ गया, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि अभी दुनिया में सबसे बड़ा जो प्राइज है वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज अभी तक कुल जो है 580, लगभग 580 आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया है। और उसमें हम सबको जोड़ के मिला के बताते हैं, जो विज्ञान में, साहित्य में, कला में, हर क्षेत्र में दिया गया है। लेकिन इसमें से सिर्फ और यहूदी जो सबसे छोटा 0.20% में है, उसकी आबादी जो है
दुनिया की जो आबादी है 0 पॉइंट, दुनिया की आबादी में हम मिला के देखें तो 0.20 है, और यानी 1.5 करोड़ आबादी है सिर्फ पूरी दुनिया में। लेकिन वो जो है नोबेल प्राइज 143 143 नोबेल प्राइज जो है सिर्फ यहूदी ने जीता है। आप सोचिए। और मुसलमान की आबादी जो है वो क्रिश्चियन के बाद सबसे ज़्यादा है पूरी वर्ल्ड में। और जब मुसलमान साइंस में सिर्फ 2 नोबेल प्राइज जीता है, एक तुर्की का साइंटिस्ट, दूसरा पाकिस्तान का साइंटिस्ट। इसने जो है नोबेल प्राइज सिर्फ 2 ही साइंसदान हुए। और हमारे इंडिया में 8 जो है ऐसे 8 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें से 4 जो है विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। 4 व्यक्ति को नोबेल प्राइज विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। आखिर मुसलमान इस दौर में पीछे क्यों होता चला गया? क्योंकि मुसलमान जो है इस पे विज्ञान की तालीम पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया शुरू से। अब यही मकसद रहा कि साइंस में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया। अब अगर हम बात कर लें अभी के दौर में, हम अपने बिहार स्टेट की बात करते हैं। बिहार में जो मदरसा है उसमें जो साइंस टीचर जो बहाल हैं, बहुत कम ही साइंस टीचर है। और अभी के दौर में जो हमारे चेयरमैन साहब अब्दुल श्री कय्यूम अंसारी साहब, वो जो है नीतीश कुमार जी के ऐसे भक्त हैं, जैसे बजरंगबली जो श्री रामचंद्र जी के भक्त थे वैसे भक्त हैं श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। एक बार कह के देख ले कि हम विज्ञान टीचर की बहाली कीजिए मदरसा में, वो बच्चों को मदरसा में जो है विज्ञान की तालीम देंगे, उसको उल्टा झापर लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, वो चाहते हैं कि मुसलमान बस पिछड़ा रहे। अगर ये तालीम हासिल कर लेगा, पढ़ लिख लेगा, तो हमारा जूता कौन उठाएगा? इसको अगर हम विज्ञान की तालीम दे दें, ये जो आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा जो है जिंदाबाद कौन करेगा? हमारा जो पॉलिटिक्स में जो वोट बैंक है वो कहाँ से मिलेगा? इसलिए वो जो है तालीम देना ही नहीं चाहते हैं। मदरसा हो चाहे स्कूल, मदरसा जो मुस्लिम की जहाँ से तालीम हासिल कर सकता है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अभी का जो फिलहाल का जो है असम गवर्नमेंट जो है मदरसा को ही ख़त्म कर रहा है और उसको सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये सही है, स्कूल में कन्वर्ट कर रहा है, अब सही है ये गलत है वो हम उस टॉपिक पे बहस नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में जो अभी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है, जो बिहार, क्योंकि ये जो धरती है ये भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। ये बिहार भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। यहाँ पर से जो पूरी दुनिया में तालीम फैलाया गया था, और यहाँ ही जो है ये तालीम का सबसे जो है अभी गढ़ में चला गया है। तो इसके ऊपर सरकार को तो सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। एक बात आप नोट किए, जब आप विज्ञान की किताब पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको कहीं धर्म मजहब कुछ लेना देना नहीं, ना तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा। वो सोच को जो है छोटा नहीं करता है। लेकिन आपको धार्मिक किताब पढ़ लीजिए, वो बस एक जगह जो है जमा हो जाता है, वो कट्टरता पैदा कर देगा आपके अंदर और एक धार्मिक चीज़ों से। लेकिन विज्ञान की तालीम जो होती है वो पूरी दुनिया के लिए ठीक काम होता है। कि वो जो अगर रिसर्च किया है कि अगर आज जो फेसबुक बनाया है मार्क जुकरबर्ग, तो क्या उससे सिर्फ यहूदी लाभ उठा रहे हैं? नहीं, सभी जाति के लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आइंस्टीन ने जो E=mc² जो फॉर्मूला दिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला दिए, उससे क्या यहूदी फायदा उठा रहे हैं? नहीं, उससे पूरी दुनिया के लोगों को फायदा हो रहा है। अब जिस साइंटिस्ट ने मोबाइल बनाया, जो कंप्यूटर बनाया, जो टीवी बनाया, क्या उससे सिर्फ एक जाति को फायदा हो रहा है? नहीं, वो पूरी जाति पे फायदा हो रहा है। आज के जो मुसलमान जो मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो जो विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी पे जो खर्च करता है सिर्फ 1% खर्च करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ज़्यादा किस पे खर्च करेगा? कि बिरयानी कैसे बने, जो मुर्ग मुसल्लम कैसे बने, उस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च करता है। तो मुसलमान कैसे उस दौर को याद करेगा? और जो हमारे जो इर्तुगरल, जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है इर्तुगरल, क्या नाम है, तैयब उर्दगान, वो कहता है कि मुसलमान अपने उस दौर को याद करे। मुसलमान उस दौर को कैसे याद करेगा? उस समय जो लड़ाई लड़ी जाती थी तो भाला फरसा से लड़ी जाती थी, घोड़े पे बैठ के। और आज का जो ज़माना है वो साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बैठे बैठे यहाँ पे जो है रॉकेट लॉन्चर सेट कर दिया जाएगा और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ की जो फौज है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन आज जो साइंस टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पीछे हो गया, 57 इस्लामिक कंट्री है जो इस दुनिया में, लेकिन वो साइंस टेक्नोलॉजी पे 1% रुपया खर्च करता है। और वो सोचता है कि हम उस दौर को याद करें। हाँ, ये बात सही है कि तुर्की जो है ये साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है। वो क्यों नहीं आगे रहे? क्योंकि वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो जो अपने साइंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वो आगे भी क्यों न रहे। अब हम समझते हैं हमारा जो आज का टॉपिक था हिस्ट्री से, कि बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था युद्ध, उसका ट्रिक क्या था? पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये 4 लड़ाई जो है मेन है, जो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। और इसमें चारों में बाबर ने विजय हासिल किया था। अब हम आगे समझते हैं जो खानवा का जो युद्ध है, ये खानवा का युद्ध है जो इसको राणा सांगा से लड़ने के लिए जो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अब जिहाद क्या होता है? जिहाद लोगों को धार्मिक रूप में भड़काना,
कि तुम अगर इस युद्ध में लड़ोगे, अगर तुम इसमें मर गए तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें 72 हूर मिलेगी। इस तरह से देकर के नारा देकर के उसको लोगों को भड़काना, ये जिहाद का हो गया। जिहाद बहुत सारे किस्मों का होता है कि अगर हम बुराइयों से बचते हैं तो वो भी एक तरह से जिहाद है। तो इस तरह का जिहाद का नारा दिया था सबसे पहले, किसने दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध। और इसमें जो जीत हासिल की थी उसी वक्त उसके नाम में वो गाजी वर्ड जोड़ा था, गाजी। अब यही गाजी जो अभी सीरियल जो बना हुआ है इर्तुग्रल में जो गाजी लगा हुआ है, यही यही वो गाजी है। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज आज की जो पसंद आई होगी। इसमें एक चीज और भूल गए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मुसलमान ने तोप खाने का पहला प्रयोग किया था, तुगलमा नीति और तोप खाने, जिससे कि गोला फेंका जाता है युद्ध लड़ने के लिए, वो युद्ध का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे हो चुका है और ये आगे होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग में बिरयानी भरा हुआ है। फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।